हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का टॉपिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो हमारे पेज नंबर 127 और 128 को कवर करेगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम आज कंप्लीट कवर करेंगे। ये टॉपिक्स मोस्टली ऐसे हैं जो आप लोग पढ़ के ही नहीं जाते, आपको ज्यादा समझ ही नहीं आते, आप सीधा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और इन दो टॉपिक्स में से आपके 3 मार्क 4 मार्क में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। 3-4 मार्क्स मतलब 2 मार्क 3 मार्क 1 मार्क में आ जाएगा, कैसे भी आपके 3-4 मार्क्स का पेपर इस इतने टॉपिक में से बनता है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और एक बायो के स्टूडेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, नॉट ओनली फॉर क्लास 10th, बट एक बेसिक्स बायो का, अगर हम एक बेसिक थ्योरी की बात करें, डीएनए, वो है हमारा डीएनए, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक लिविंग थिंग को लिविंग बनाता है। उस चीज को हम आज समझेंगे। तो ये बेसिकली हम बायो का बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक बायो के स्टूडेंट के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे आप आगे साइंस लो या ना लो। फाइन, तो अपनी बुक खोल लो, पेंसिल हाथ में ले लो और जो चीजें, जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने अंडरलाइन की है वो साथ साथ अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तब हम समझते हैं। टॉपिक इज डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। हमारे चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जब अगली जनरेशन बनती है, जो रिप्रोडक्शन से होता है, वो रिप्रोडक्शन हमारा कैसे होता है, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अगली जनरेशन कैसे बनती है। ठीक है, so first of all you should know the definition of reproduction. Reproduction is the process by which an organism gives birth to its younger one similar to itself. तो वो अपनी अगली जनरेशन को जो बर्थ देता है, जो उसके जैसा सिमिलर दिख रहा है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जो आपने 8th क्लास में भी अच्छे से किया है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। आपने 10th में चैप्टर किया है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा। इसमें से कोई भी प्रोसेस अगर हमारी बॉडी में ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बट अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल में कोई हार्म होने वाला है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। आगे की स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए ये प्रोसेस जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, नाउ यहां पे देखो, हमारे पास है, आपकी बुक में आप अंडरलाइन करो, देर आर फ्यू टर्म्स, फ्यू थिंग्स लाइक क्रोमोसोम्स, डीएनए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये चीजें क्या है। अगर मैं आपको ये लाइंस रीड करके बता दूं और मैं कहूँ ठीक है समझ आ गया, इट इज नथिंग लाइक ठीक है। इसको समझो, डायग्राम के साथ समझो कि ये क्या बात कर रहा है। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ और फिर हम इन लाइंस को देखेंगे। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो सेल है, हमारे सेल में न्यूक्लियस है। आपने 9th में सेल ऑर्गेनील्स पढ़ा था। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक, एक धागे की तरह एक कंपोनेंट है, जो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक सेल को रख के देखो तो आपको न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा धागा टाइप मटेरियल दिखेगा। दिस इज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, एक उलझा हुआ धागा। ये धागा जो है वो बेसिकली डीएनए है। व्हाट इज दिस थ्रेड? दिस थ्रेड इज डीएनए। What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. तो ये जो थ्रेड है ये डीएनए प्लस प्रोटीन्स का बना है। इसमें क्या है? प्रोटीन। क्योंकि डीएनए जो होता है ना, ये जो धागा होता है, ये बहुत ही वीक होता है और टूट सकता है। इसलिए इसके बीच बीच में ना गोल गोल प्रोटीन्स होते हैं, जो यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं है, बट यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन्स भी होते हैं बीच में, जिसके ऊपर ये धागा रैप्ड है और वो इसको स्टेबिलिटी देता है, बस। ठीक है, तो ये जो एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड है ना, जो हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। इसका नाम क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका बना है? डीएनए का बना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का बना है और प्रोटीन्स का बना है। इसमें उसको स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ प्रोटीन्स हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, जब ये सेल डिवाइड होने लगता है, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमेटिन आपको समझ आ गया, क्रोमेटिन और डीएनए की बात है, डीएनए से ही क्रोमेटिन बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब हमारा कोई भी सेल डिवाइड होने लगता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, रिमेंबर द टर्म सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होने लगता है ना, तो ये जो थ्रेड है वो एक शेप ले लेता है, वो एक शेप ले लेता है, और वो शेप कैसी होती है, ऐसी। और ऐसे कितने स्ट्रैंड्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देते हैं, जब एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल डिवाइड होने लगता है, ऐसे 46 ह्यूमन बींग्स में 46, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर होते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो याद रखना, यही क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है जब सेल डिवाइड होने लगता है। तो अगर आप एक नॉर्मल सेल को देखोगे जो डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपको इसके अंदर ये धागा दिखेगा। बट अगर आप इस सेल को तब ऑब्जर्व करो जब ये डिवाइड हो रहा है, तो आपको न्यूक्लियस में ये धागा नहीं, बल्कि ऐसे 46 ह्यूमन सेल के अंदर ऐसे 46 स्ट्रैंड्स दिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। मान लो ये डिवाइड होने वाला सेल है, तो इसमें क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी किसका बना है, डीएनए। तो मैंने आपको क्या बताया, ये डीएनए है, क्रोमेटिन डीएनए का बना है, क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम बना रहा है, तो इट मींस क्रोमोसोम किसका बना है, वो भी डीएनए का बना है। सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, दिस इज डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। और डीएनए में ना, और यू कैन से जैसे ये क्रोमोसोम है, इसका कुछ पार्ट, जैसे सपोज ये इतना पार्ट, ये एक्टिव सेगमेंट है। एक्टिव सेगमेंट क्या होता है, जो बेसिकली एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, इससे एक प्रोटीन बनता है। ये मैंने आप हेरिडिटी वाली चैप्टर की वीडियोस डाली है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक एक्टिव सेगमेंट है, जिसे हम बोलते हैं जीन। जीन एक छोटा सेगमेंट, क्रोमोसोम का एक बहुत छोटा पार्ट ऐसा है जो एक्टिव है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे भी है एक एक यहाँ पे कुछ पार्ट, ये वाला सेगमेंट कुछ एक्टिव है, ये वाला एक्टिव है, ये वाला ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटा सा ही सेगमेंट होगा, बहुत सारे सेगमेंट्स जगह जगह पे एक्टिव हो सकते हैं। वो सब सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जीन्स। और वो एक्टिवेटेड सेगमेंट बेसिकली है क्या, वो एक्टिवेटेड सेगमेंट्स हमारे एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। जो वो जीन है, वो जीन बेसिकली एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, और ये प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बनती है। हमारे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन, हमारा हेयर कलर, हमारी आईज का कलर, हमारे फीचर्स, हम जैसे दिख रहे हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन का बनना, एंजाइम्स बनना, हजारों चीजें हो रही है, पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, सारी साइकिल्स सिर्फ प्रोटीन्स चला रहे हैं। और ये प्रोटीन डीएनए से बनता है, डीएनए इसके लिए कोड करता है, जीन इसके लिए कोड करता है। सो दीज आर द जीन्स। जीन्स जो है वो एक्टिव पार्ट है, जो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी में एक्सप्रेशंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अच्छे से आनी चाहिए। और वो आपको यही समझा रहा है कि अगर आपके डीएनए में, अगर ये जीन में जरा सा भी चेंज आ गया ना, थोड़ा सा भी चेंज आ गया, तो ये जो प्रोटीन ये बना रहा है डीएनए, ये प्रोटीन बदल जाएगा, और हमारी बॉडी का एक्सप्रेशन भी बदल जाएगा। हम जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अब वो एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वो आपको यहाँ पे बोल रहा है। क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। जो करेक्टर हमारे पेरेंट से हमारे में आ रहे हैं, वो क्रोमोसोम से आ रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स किसका बना है, डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। अगर ये इंफॉर्मेशन बदल गई तो प्रोटीन बदल जाएगा, और प्रोटीन बदल गया तो बॉडी डिजाइन बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये वाला देखो। यहाँ पे अभी आपको क्या समझाना चाह रहा है, हमारे सेल में हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है, ये आपको पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में मेल बॉडी में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल बॉडी में एग। जब एग और स्पर्म्स आपस में फ्यूज होते हैं तो हमें मिलता है जाइगोट। ये क्या है? जाइगोट। अब यहां से समझो, एक ह्यूमन बीइंग के एग में ना 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में। बट अगर 46 क्रोमोसोम्स एग में हो और 46 स्पर्म में, तो अगली जनरेशन में कितने हो जाएंगे? 92। उसकी नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा, उसकी नेक्स्ट में और ज्यादा। इसलिए बट ऐसा तो नहीं होता। आप चाहे हमारे पेरेंट्स देख लो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स देख लो, कोई भी ह्यूमन बीइंग देख लो, सबके अंदर 46 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये कैसे मेंटेन हो रहे हैं? ये मेंटेन हो रहे हैं हमारे एग के और स्पर्म के क्रोमोसोम से। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है मियोसिस का इन ओवरी एंड टेस्टिस, जिससे स्पर्म्स और ओवरी में एग बनते हैं। उस प्रोसेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन एग है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, पर एग के पास आधे होंगे इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और स्पर्म के पास भी आधे होंगे। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो अगली जनरेशन बनेगी उसमें 46 क्रोमोसोम्स, पूरे 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अदरवाइज 92 हो जाते, 46 प्लस 46, और उसकी अगली जनरेशन में और ज्यादा और ज्यादा। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेंटेन्ड रहते हैं एक स्पीशीज के अंदर। और दूसरे प्रोसेस की बात करें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर देखो क्या होता है। सेल के अंदर डीएनए है, क्रोमेटिन है। ये जो डीएनए है ना, इसकी कॉपी बनती है। इसमें गैमीट्स तो इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो इसमें डीएनए की कॉपी बनती है। उसके बाद ये सेल डिवाइड हो जाता है और ये डीएनए अलग अलग सेल में चला जाता है। तो ये याद रखना कि एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में तो ये सिंपल है, ऐसा होगा। एसेक्सुअल के अंदर इस डीएनए की कॉपी बनती है। कोई भी सेल डीएनए के बिना काम नहीं कर सकता। डीएनए ही सब कुछ है, वही तो प्रोटीन बना रहा है और वही सेल चलवा रहा है। सारे काम सेल के डीएनए की वजह से हो रहे हैं। तो ये इस डीएनए की एक कॉपी बनती है और फिर ये कॉपी एक सेल में रह जाती है और ये कॉपी एक में रह जाती है, जो इसके डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। सेल यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपी ऑफ देयर डीएनए, जिससे दो कॉपीज बनती है, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो एसेक्सुअल के अंदर कॉपी बनती है और फिर वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज, ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी समझाई कि अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल के अंदर 46, 23 और 23 क्रोमोसोम्स ऐसे डिवाइड हो जाते हैं और फिर 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा है, टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर। अगर हम बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। अगर हम इसी एसेक्सुअल प्रोसेस की बात करें जिसमें हम कह रहे हैं कि कॉपी बन रही है, ठीक है, तो क्या ये दोनों सेल, ये जो डीएनए है, अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो दो अलग अलग डीएनए आए, एक 23 फादर मदर से, 23 क्रोमोसोम्स फादर से, तो हमें समझ आता है कि एक मिक्सचर हो गया, कुछ करेक्टर्स फादर जैसे, कुछ करेक्टर्स मदर जैसे, ठीक है। तो सेक्सुअल में तो समझ आ गया कि ऑब्वियसली अगली जनरेशन डिफरेंट ही बनेगी, सेम तो बन ही नहीं सकती। बट अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो क्या इनके दो डॉटर सेल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं? क्योंकि इसमें तो डीएनए की कॉपी बनी है, और ये कॉपी जो है, अगर वो डीएनए बिल्कुल ही सेम है तो ये दो सेल्स आपस में आइडेंटिकल कॉपीज होने चाहिए, क्लोन होने चाहिए। तो वो यही पूछ रहा है, क्या ये बिल्कुल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होंगे? ठीक है, द आंसर विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। जब इस डीएनए की कॉपी बनती है ना, तो ये 100% बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन पाती। ये प्रोसेस जो होता है इसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन, जो आप हायर क्लासेस में करोगे।
जब इसकी कॉपी बनती है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सेम नहीं बनती, 99.9% सेम होती है, 0.1% ये डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसकी सीक्वेंस बदल जाती है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होगा। इट मींस कि जो नेक्स्ट सेल है वो बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, क्योंकि थोड़ा सा बहुत माइनर सा चेंज आ जाता है डीएनए में, बट दे आर सिमिलर। सिमिलर होंगे पर आइडेंटिकल नहीं होंगे। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल. It is only to be expected that the process of copying will have some variation each time. हर टाइम वो कुछ वेरिएशन लाएगा. As a result, DNA copies generated will be similar but not identical. ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमारा जो डीएनए ना चेंज कहाँ पे आता है, हमारा जो डीएनए ना उसमें एक सीक्वेंस होती है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच करके एक सीक्वेंस है, नॉट ए बी सी डी होती है इसमें. इट इज मेड अप ऑफ 4 सीक्वेंसेस, 4 लेटर्स, ए टी जी एंड सी. इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप कि ये क्या होते हैं. अभी मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ, तो आप सिर्फ इतना समझो कि इसमें ना सबके डीएनए में एक सीक्वेंस होती है. डीएनए के अंदर 4 लेटर्स हैं जिससे सीक्वेंस बनी होती है, जैसे ए टी जी एंड सी. यही रीअरेंज हो रहे होते हैं कभी, या जैसे यहाँ टी है, यहाँ ए आ गया, सी टी जी सी, ये ऐसे अरेंजमेंट है और ये करेक्ट अरेंजमेंट है. कभी कभी क्या होता है, जब इसकी कॉपी बनती है, जो ये हम कॉपी बनने की बात कर रहे हैं ना, जब इसकी कॉपी बन रही है तो यहाँ पे तो टी था, पर कॉपी बनते टाइम यहाँ पे टी ना लग के सी लग गया. इसे हम बोलते हैं म्यूटेशन, वेरिएशन. ये आ गया हमारा वेरिएशन, चेंज. कभी कभी ये वेरिएशन इतना ड्रास्टिक हो जाता है, इतना ड्रास्टिक हो जाता है कि जो नया डीएनए बना ये बिल्कुल काम ही नहीं कर पाता, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू सेल बनेगा ना, वो मर जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा. सो दीज वेरिएशंस कैन बी ड्रास्टिक, वो इतनी ड्रास्टिक हो सकती है. कभी कभी ये ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं है, लीथल नहीं है, पर डिजीज कॉज कर दिया उसने, कोई डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया बॉडी के अंदर. ठीक है, इसकी वजह से डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं अगली जनरेशन में. और कभी कभी ये अच्छी भी होती है. ठीक है, अब अच्छी कैसे होती हैं, यही चीज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस में. ठीक है, कि ये जो वेरिएशन हुई है, जो चेंज हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हो रही है, क्या ये जरूरी है, क्यों भगवान इसको करवा रहा है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. क्यों हुई, इंपॉर्टेंस क्या है इस वेरिएशन की. इसकी इंपॉर्टेंस ये है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक ये पानी है, इस पानी में ये पॉन्ड है, और इस पॉन्ड में कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं, और इस पॉन्ड का सपोज टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. अब क्या हुआ कि इस एरिया में इसके आसपास एक थर्मल पावर प्लांट लगा दिया गया, या इंडस्ट्री सेटअप हो गई, या कुछ भी, जिसकी वजह से इस पॉन्ड का वाटर, ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया. टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस पे जो बैक्टीरिया इसके अंदर 20 डिग्री पे सरवाइव कर रहे थे, वो उसी के लिए अडेप्टेड थे. जैसे हम लोग इस टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड है, अगर अर्थ का टेम्परेचर समहाउ 80 डिग्री चला जाए तो हम में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो सिमिलरली ये बैक्टीरिया इस पॉन्ड में 20 डिग्री पे अडेप्टेड थे. अब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और वो 40 डिग्री तक पहुंच गया. अब इन बैक्टीरिया के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये बैक्टीरिया मर जाए, या इस बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन हो जाए, चेंज हो जाए उसके डीएनए में, उसके जीन में, और वो वेरिएशन ऐसा हो जो एक नए टाइप का प्रोटीन बनाए, जो प्रोटीन उसे हायर टेम्परेचर में अडेप्ट करवा दे. समझ रहे हो, इसके अंदर ये चेंज ऐसा आए, एक ऐसा वेरिएशन हो जाए कि जो अगली जनरेशन है उसमें ऐसा प्रोटीन बन जाए कि जो नेक्स्ट प्रोटीन है, वो नया प्रोटीन, वो उसको 40 डिग्री में भी सरवाइव करवा दे, अडेप्ट करवा दे. तो यही चीज है हमारी वेरिएशन की इंपॉर्टेंस, कि अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है
या कोई भी कंडीशन बाहर की चेंज होती है तो धीरे धीरे ये वेरिएशंस बॉडी में आ रहे हैं और ये वेरिएशन स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं और इवन एवोल्यूशन भी इसी से होता है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसके अंदर ये वेरिएशन कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एक्सटिंक्ट नहीं हुए, इस पॉन्ड से खत्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अडेप्ट कर लिया इस चेंज होने की वजह से, वेरिएशन की वजह से। और जरूरी नहीं है कि वो वेरिएशन हो ही जाए, बाई चांस वाली बात है कि ऐसा वेरिएशन हो जाए कि वो उसको अडेप्ट करवा दे उस टेम्परेचर में रहने के लिए, तो वो बैक्टीरिया की स्पीशीज खत्म नहीं होगी और वो आगे भी सरवाइव कर पाएगी। तो यही चीज आपकी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक पार्ट ऑफ द टॉपिक रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे, विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक. See you in next week.